हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेंस की तैयारी में जी जान लगाकर पूरी तरह से मस्त हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि डिस्काउंट जो भी होता है आपका, उस नाम के चैप्टर की। और शुरुआत करते हैं सीधे सवालों से। आपको बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं चाहिए कि क्या थियरी है, बेसिक चीज़ें हैं कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज जनरली कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज जनरली मार्क प्राइस के ऊपर होता है, बस बाकी तो सब वही है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो करते हैं, सक्सेसिव लगेगा, नॉर्मल परसेंटेज चेंज लगेगा, छोटी मोटी जानकारियां हैं वो भी मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ किया जाए। सो लेट अस क्विकली बिगिन। बाकी सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपको टेक्निकल इश्यू महसूस हो रहा है तो कृपया सपोर्ट टीम को रीच आउट करें। मैं फिर से लिख देता हूं नंबर, क्योंकि इस क्लास में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा सर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है सपोर्ट के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हो। ये लोग 10 बजे आते हैं ऑफिस में। और जो हमारी ईमेल आईडी है वो है info@examo.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। तो यहाँ दोनों मोड से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। इवन चैट का ऑप्शन भी ऐप में है, तो वो यूज़ करें, क्योंकि क्लास के बीच में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा गंगवार जी, ठीक है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पढ़ने पे फोकस करिए प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर आप उनको रीच आउट करिए सपोर्ट के लिए। यहाँ मैंने बोला ना, इस पे आप मेल करो और एक टिकट नंबर ले लो। अगर टिकट नंबर आपने ले लिया है तो आप मुझे बता सकते हो कि ये मेरा टिकट नंबर है, मेरी इश्यूज को सॉल्व नहीं किया गया, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। शुरुआत करें क्लास की। क्लास का सुबह का समय इन सब चीजों में बर्बाद नहीं करना है। अभी शुरुआत है, इसलिए मैं आपको आपकी बात को सुन लेता हूं कि हाँ ठीक है, यहां मेल करो, चैनल यूज करो, सही चैनल। आगे बढ़े, ठीक है। लेट्स बिगिन। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये सवाल आपके सामने है पहला जो प्रस्तुत है, जो बहुत ही सरल सवाल है, सबको आता होगा। कह रहा है दो सामान है, सेलिंग प्राइस उनका सेम है, कुछ भी है बट सेम है। पहली वस्तु को 18% के लॉस पर, दूसरी को 18% प्रॉफिट पर आपने बेच दिया। कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बता दो कितना है, ठीक है। अब जरा एक बात देखिए ध्यान से, अब देखिएगा जरा ध्यान से एक बात। जब भी एसपी सेम होता है, आप सभी लोगों को मालूम है, एंड अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर होता है, तो ये चीज आप बहुत पहले देख चुके हो कि अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज मेरा x% का है और लॉस परसेंट इक्वली -x% का है, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो नेट आता है वो लॉस होता है, और वो कितना होता है -x²/100%। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको रटा होगा। तो 324/100% इज 3.24%, और ये जो नेट होता है ये लॉस ही होता है, माइनस में होता है हमेशा। तो 3.24% का लॉस आपका होने वाला है इस सवाल में। ये आपको अलग से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल पढ़िए। कह रहा 30% की छूट के बाद एक उत्पाद की कीमत इतना है दशमलव में। कह रहा जिसमें विक्रय मूल्य पर 25% कर भी शामिल है, उत्पाद का अंकित मूल्य क्या होगा? व्हाट विल बी मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, इस सवाल में दो चीज तो क्लियर है कि जो मेरा आंसर है वो इन दोनों में से कुछ है, ये दोनों नहीं हो सकते। आप कहोगे ऐसे कैसे? देखो, अगर आप किसी चीज को 30% कम कर दो, 100 तो 30% कम करोगे 30% बनेगा, और फिर उस 30% को क्या करो आप, 70 को 25% से बढ़ा दो। जब आप इसको 25% से बढ़ाओगे 70 को, तो कितना इंक्रीज होगा? 17.5, 87 के आसपास आ गया। अब 4 गुना ही वैल्यू जाएगी, 5 गुना नहीं जा सकती, 6 गुना नहीं जा सकती है। तो मेरा आंसर ये दोनों नहीं हो सकते, आंसर इन दोनों में से कुछ है, पर ये दोनों बहुत करीब हैं, ये दोनों बहुत करीब हैं, इन पे काम करना पड़ेगा। बट दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, एटलीस्ट 50-50 हो गया। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। देखो, कहानी सिंपल सा ये कह रहा है कि एक तो आपने 30% की छूट दी, फिर आपने 25% का टैक्स लगा दिया, और इस वजह से आपकी जो ये वैल्यू है ये 3538.535 हो गई। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ गई, राइट। टैक्स किस पे लगता है? आप कभी बाजार में सामान खरीदने नहीं गए हो क्या? वहां क्या करता है, पहले आपको डिस्काउंट दे देगा, फिर जो प्राइस बनेगा उस पर टैक्स लगा देगा।
जो फाइनल सेलिंग प्राइस होती है, अगर मैं बात करूं विदाउट टैक्स, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। समझ रहे हो? सो अब यार ये कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि आपका वैल्यू क्या आने वाला है। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। आप सिंपल तरीका रेशियो वाला भी यूज कर सकते हो। आप कहोगे कि भाई ये 10 से मेरा 7 हो गया और ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, 4 से 5 हो गई, तो एक तरह से मेरा जो 40 है वो मेरा 35 हो गया, 40 से मेरा वो 35 हो गया। इन अदर वर्ड्स अगर आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, तो आप कहोगे 8 मेरा 7 हो गया। तो कुल मिला के जो इसका यहां से नेट है वो एक तरह से 8 मेरा 7 हो चुका है। तो क्या करना है, डिवाइड करो और उत्तर निकाल लो। 7 से इस वैल्यू को डिवाइड करिए फटाक से। आप कहोगे 7 पचे 35 बनेगा, उसके बाद 0 लगेगा, 7 पचे 35 बनेगा, 3 है 7 पचे 35 बनेगा, उसके बाद क्या है 0 लगेगा, 7 पचे 35। कुछ इस तरह की वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। 1 यूनिट इसके बराबर आपको प्राप्त हो रहा है। अब ये वैल्यू जब प्राप्त हो गई तो इसको इसमें जोड़ दो। ये तुम्हारा 7 यूनिट है और ये डिवाइड करके 1 यूनिट आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, आपका उत्तर आ गया। तो आप खुद देखो यहां 35 और 5 बन जाएगा 40 और ये बनेगा 43, और यहां से जोड़ोगे तो 1 कैरी आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है वो 4044 तो बनी रही है, दशमलव जो भी आएगा आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। टैक्स डिस्काउंट लगाने के बाद नहीं लगता है। कहां देखा तुमने ये चीज? कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग। बचपन से सामान खरीदते हुए आए हो, कभी तुमने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि डिस्काउंट किस पे लगेगा। टैक्स का मतलब समझते हो क्या है? टैक्स का मतलब है कि किसी भी चीज का अगर बिक्री का दाम बिना टैक्स के 100 रुपए है तो आज की रेट में कहते हैं उस पर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा आपको। तो टैक्स का दाम एमआरपी पे नहीं होता है टैक्स, कि एमआरपी के ऊपर टैक्स लगा दें। एमआरपी पे ऊपर टैक्स तब होगा जब आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, एमआरपी ही आपका विदाउट टैक्स वाली सेलिंग प्राइस है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा प्लीज एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मल्टीपल वाली बातें बोलना मेरे सामने अब छोड़ दो पुनीत बाबू। मैं ये 1000 बार समझा चुका हूं कि मल्टीपल इज डिपेंडेंट ऑन इफ योर आंसर इज रिटन 100% करेक्ट और नॉट। एनी अप्रोक्सीमेटेड आंसर कैन नॉट बी डन थ्रू मल्टीपल। यार मैं योद्धा तैयार कर रहा हूं, कमजोर लोगों को तैयार नहीं कर रहा हूं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मल्टीपल ऐसे मत बोला करो। आपको क्या गारंटीड पता है कि ये जो आंसर लिखा हुआ है ये कोई भी अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है? ये झूठ है। यहां जो आपकी वैल्यू दी हुई है इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहां ऑप्शन में दशमलव के बाद 2-2 अंक दिख रहे हैं। देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि आंसर अप्रोक्सीमेटेड हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप रिस्क लेने में विश्वास करते हो कि हम रिस्क लेंगे, स्टॉक मार्केट की तरह पैसा लगाएंगे, हमको बनना है बिग बुल, फाइन डू दैट, बट एग्जाम में इतना रिस्क मत लो कि जहां आप श्योर नहीं हो वहां भी मल्टीपल लगाए पड़े हो, ठोक के आ जाओगे, बाद में गालियां मुझे दोगे, आप कहोगे कि ये रेमो सर ने गलत बोले, तो मल्टीपल से लगा दो, उन्हीं की गलती, उन्हीं की वजह से मेरा नहीं हुआ। तो ये काम मत करो प्लीज, ठीक है? जब तक आप 100% श्योर नहीं हो यार, चांस मत लो। अगर आप इंटीजर में ऑप्शन होते तो मैं कहता लगा दो, मैं खुद ही बोल देता हूं लगा लो, बट डेसिमल में आंसर है यार, और वो भी 3 यहां 2 ही है। क्या पता है अप्रोक्सीमेटेड लिखो, हमें क्या मालूम। समय है तो इसको सॉल्व करो। ये सवाल देखिए, पढ़ो। रंजन जी 50 किलोग्राम दाल खरीदता है और उसे 20 किलो के लिए भुगतान किए गए धन के बराबर लाभ पर बेचेगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? जल्दी से इसका उत्तर बताओ प्लीज। 50 किलो दाल खरीदेगा और उसे 20 किलो के लिए भुगतान किए गए धन के बराबर के लाभ पर बेचेगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ऐसे सवालों में कलम नहीं उठाना होता है, सिर्फ दिमाग से उत्तर देना होता है। जरा उत्तर दो। सुदीप्ता जी प्लीज, महाराज क्लास पढ़ा लेने दो प्लीज 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 प्लीज। क्लास के बाद ही बात आप कर सकते हो। अगर मैं आपके कमेंट को इग्नोर कर रहा हूं मतलब समझ लो टीचर पढ़ाना चाह रहा है, पढ़ाने दो यार। क्लास के बाद यार, आप क्या सोचते हो क्लास के बीच में बैठ के यहां सपोर्ट इश्यू सॉल्व करूंगा क्या? प्लीज क्लास के बाद 9:15 बजे तक का वेट कर लो, बच्चों को पढ़ने दो, आप भी पढ़ो। अगर आप आज क्लास से जुड़े हो तो पढ़ो ना। 9:15 बजे सुनूंगा आपकी बात। यार मेंस की तैयारी करो, मुझे सिंसियरिटी चाहिए, सीरियसली बता रहा हूं मैं। कितना भी जरूरी काम हो, ये उससे ज्यादा जरूरी नहीं है जब हम पढ़ रहे हैं अभी बैठ के 1 घंटा, उसके बाद बात करेंगे 9:15 बजे।
अब अगर मैं ही अपना दिमाग अभी डाइवर्ट कर लूं तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा आपको यार? तो यूट्यूब की क्लास नहीं है, थोड़ा सीरियसली बिहेव करिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे। नहीं मानोगे तो फिर मुझे और तरीके लगाने पड़ेंगे, ठीक है? ओके। 50 किलोग्राम दाल खरीदेगा और उसे 20 किलो के लिए भुगतान किए गए धन के बराबर। मुझे 1 घंटा या डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्लीज, मुझे पढ़ा लेने दो, उसके बाद मैं रुक जाता हूं। आपने देखा है, आप 15-20 मिनट खड़ा रहता हूं, तब बात कर लो यार। कम से कम ये समय दिखाओ कि तुम सीरियस हो, तुम भी पढ़ना चाहते हो। इग्नोर करता हूं तो आप लोग मानते नहीं हो, बार बार वही कॉपी पेस्ट करते रहते हो, ठीक है? 50 किलोग्राम दाल खरीदेगा और उसे 20 किलो के लिए भुगतान किए गए धन के बराबर लाभ पर बेचेगा। अब देखो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इसको ये बेच रहा है इस 50 किलो को, तो 50 का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या कह रहा है कि 20 किलो के लिए भुगतान किए गए धन के बराबर के लाभ पर बेचेगा। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल सेलिंग प्राइस, ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है? और ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये हो गया आपका प्रॉफिट। यहां पर आपको जो दिया हुआ है डेटा कि ये जो प्रॉफिट है वो 20 किलो के लिए जो भुगतान किया गया धन है उसके लिए बराबर है। मनी ही पेड फॉर 20 kg, तो ये आपका 20 टाइम्स सीपी है। अगर आप यहां से प्रॉफिट निकालने जाओगे तो क्या आपका प्रॉफिट 40% आएगा? यस। समझ में आएगा नहीं? क्लियर है 100%? दैट्स द आंसर, सिंपल है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। यहां साफ साफ दिया कि 50 बेचोगे तो 20 के कॉस्ट प्राइस का फायदा है, सीधे 2/5 आपका 40% उत्तर हो गया। चले आगे बढ़े, राइट? 19% की हानि 21% के लाभ में परिवर्तित हो जाएगी जब विक्रय मूल्य 220 रुपए बढ़ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये तो बहुत ही ओरल सवाल है। 40% 220 के बराबर है, 40% 220 के बराबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 550, ठीक है? इस सवाल में टाइम आपको नहीं देना है, सीधे अंतर देख लो। 40% हो गया, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 19, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 21, अलग अलग दिशा में 40% 220 के बराबर है। और अगर 220 का बराबर है, 220 के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ये ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। एक छाते का अंकित मूल्य 150 रुपए है और इसे 138 रुपए में बेचा जाता है, छूट की दर क्या है? छूट की दर क्या है? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि जो मार्क प्राइस है वो आपका 150 रुपए है और जो सेलिंग प्राइस है तुम्हारा वो दिया है 138 रुपए है। आपसे कह रहा है कि बताओ छूट की दर क्या है? तो ये 12 है, 12/150 आपका कितना होगा? फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू 8% आ जाएगी, 8%। ये भी सवाल में समय नहीं दूंगा, बट ये सवाल आपका सीजीएल मेंस में आ चुका है 18 नवंबर को। तो ये मत बोलना कि इतना आसान सवाल क्यों करवा रहे हो। अरे मेंस में आया हुआ सवाल है, रेस्पेक्टेबल सवाल है, क्यों नहीं कराएंगे? ठीक है, लोग से प्रेशर में ऐसे सवाल भी गलत हो जाते हैं। आपको करना नहीं है ऐसा, थोड़ा सा सरल सवालों की भी आदत होनी चाहिए। ये सवाल देखिए, अंशुमन ने एक कार रंजन को बेचा है इतने नुकसान पर, रंजन ने इसको जग्गू को बेचा है इतने लॉस पर, जग्गू ने इसको बेचा है पंकज को 32.5% के नुकसान पर, पंकज ने इसको रामू को बेच दिया 40% के प्रॉफिट पे, रामू ने इतना पेमेंट किया है, बहुत पैसा दिया। कौन सी गाड़ी है भैया? 24,80,000 रुपया। इफ रामू पेड दिस मच टू पंकज देन एट विच प्राइस द अंशुमन बाई द कार। ठीक है, कुछ नहीं है, फटाफट लगा लो। 12.5% का नुकसान का मतलब होता है 8 का 7 हो जाना, 25% लॉस का मतलब होता है 4 का 3 हो जाना। पंकज ने 32.5% का लॉस लिया। आप देखो 32.5% लॉस क्या है? आप अगर 2.5 को देखो तो ये 2.5 × 13 होता है, 25 × 13 325 होता है। तो कुल मिला के आपको पता है ये वैल्यू 13/20 है। तो 20 में से आप क्या करोगे? 13 माइनस करोगे तो 7 मिलेगा आपको, क्योंकि लॉस है। और फिर 40% का मुनाफा है। 40% का मुनाफा क्या होता है? 5 का 7 हो जाना। ये आपका पूरा इक्वेशन है जो आपके सामने मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है? आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक, तो आप कहोगे यहां पर वैल्यू 20-25 हो गई और ये 32 हो गई, तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? 3200। यही हुआ है ना, सारा कुछ जो लिखा है सब मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके सामने प्रस्तुत है। अब एक बात बताओ कि ये वैल्यू जो ये 100 हुई और ये 32 हुई, तो ये 3200 हो गई। अब मैं इधर जाऊंगा तो ये वैल्यू है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब आपका कितना होगा? 343 और इंटू क्या है आपका? 3।
है कि नहीं है? यस। तो अगर ये वैल्यू 343 इंटू 3 है तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो आप कहोगे 34 इंटू 3 क्या होता है? 102, 1020 और 9 कितना हो गया आपका? 1029। तो यहां पर वैल्यू आपकी हो गई 1029। करेक्ट है या नहीं? यस, यस। क्या सब कुछ सही लिखा है? क्या सब कुछ सही लिखा है या यहां पर एक गड़बड़ी हुई है? कितने लोग पकड़ पाए उसको? है ना? बिल्कुल, ये 13/20 नहीं होता है, ये आपका 40 होता है, 13/40, क्योंकि 1/40 आपका 2.5% होता है, राइट? तो ये 20 नहीं है आपका, ये वैल्यू आपकी 40 है, इसको मैं 40 लिखूंगा, और 40 में आपका 13 माइनस होगा तो ये वैल्यू आपकी आएगी 27। ठीक, थोड़ा सा बदलाव आएगा आपका। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? अब यहां पर हो गया 32, और 32 इंटू 200 आप करोगे तो ये वैल्यू आपकी होगी 6400। ठीक है, ये वैल्यू अब आपकी हो गई 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू ये 81 हो गया आपका, और ये 81 इंटू आपको बेसिकली 49 कैलकुलेट करना है। ये आपका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है सबका? किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो आप मुझे। ये सब कुछ अभी सही है। अब इसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे आप जल्दी से निकालोगे इसको? आप लिखोगे 81 इंटू 50 और माइनस आपका बनेगा 81। 81 इंटू 50 जो आपका होता है वो आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो? ये सीधा प्रोडक्ट आपको देगा कितना? अगर आप 80 इंटू 50 करोगे तो ये वैल्यू आपकी हो गई सीधे 4000। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4050 माइनस 81। तो देखो, मेहनत है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको प्रयास करना पड़ेगा, बट ऐसा भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कितना मिल रही है? आपको वैल्यू मिल रही है 3981 है, तो पहले 50 गायब करो, फिर 31 और गायब करना है आपको, तो 3969 आपको वैल्यू यहां पर प्रस्तुत है जो आपको दिख रही है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये वैल्यू है आपकी 3969। ऑलराइट, नाउ व्हाट? अब ये वैल्यू आपको दी हुई है किसके बराबर? 2480625। आपको क्या करना है? ये कैलकुलेट करना है कि ये किसके बराबर है। अब अगर आप आंसर को ध्यान से देखो तो आंसर 40, 35 कुछ इस रेंज में आपके आते हुए दिख रहे हैं। तो अब इसको आपको करना है यार सिंप्लीफाई। कौन सा उत्तर आएगा? कोई बता सकता है मुझे? आंसर मुझे तो दिख गया, तुम्हें दिखा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे तो आंसर दिख रहा है। ठीक है, कितना है आंसर? कितना है आंसर? कितना आंसर है? उत्तर दिख गया, कैलकुलेट नहीं करना है यार इसको। आंसर मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। ठीक है, आंसर मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तुम बताओ, तुम्हें दिख रहा है? सी ऑप्शन। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या है, बहुत सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है इस सवाल को और आसानी से उत्तर आ जाएगा। अगर इस वैल्यू को आप रफली 40 के बराबर मान लो, रफली, वी कैन एज्यूम इट रफली टू बी 40, क्योंकि ये उसके आसपास है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कैन यू क्लियरली सी कि जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है? अगर आप इसको डिवाइड करोगे 6 से थोड़ा सा ऊपर। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से थोड़ा से ऊपर से, तो आप खुद देखो 64 इंटू 6 जो तुम्हारा होता है वो 384 होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर। आपका आंसर सिर्फ सी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो एग्जैक्ट डिवीजन करना भी पॉसिबल है, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हो। देयर आर अदर वेज टू सी इट। ये लगभग 4000 है, 6400 है। आप कहोगे इस वैल्यू में जो इंक्रीज है वो अप्रोक्सीमेटली 60% का है, रफली 60% का इंक्रीज है अप्रोक्सीमेटली। अगर कोई भी चीज 40 से 64 हो रही है तो कितने का इंक्रीज है? 24 का इंक्रीज है, 60% का इंक्रीज है। इस वैल्यू में आपको लगभग 60% का इंक्रीज करना है, लगभग। ये 25 के आसपास है, 25 इंटू 6 क्या होता है? यू आर गेटिंग रफली जो है इंक्रीज 150 के आसपास का है। आप यहां लगभग 150 जोड़ दो, आपकी वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास होगी, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर इज नो नीड टू गो टिल एंड ऑफ द कैलकुलेशन। अगर ऑप्शन आपके फेवरेबल हैं, जैसा एग्जाम में होता है, तो उस तरीके से भी आप आंसर्स को लगा सकते हो बिना किसी खास समस्या के। बट ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो देखो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है। एटलीस्ट रेशियो वाला पार्ट तो आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप यहां तक जल्दी से पहुंच पाए बिना किसी खास समस्या के। समझ में आया? आगे बढ़े कि रुके रहे ऐसे? चले? बोलो यस तो आगे बढ़ूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बढ़ूंगा। ओके फाइन, शैल आई गो अहेड? क्लियर है कि नहीं?
बोलो यस। हाँ जी, ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अप्रोक्सीमेशन सीखो। अप्रोक्सीमेशन अगर आप सीखोगे तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत समय बचने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं आपको दिशा दिखाता रहूंगा, तुम लगातार इस पे काम करते रहो। जब भी सवाल करो तो इस पे काम करो, ठीक है। एब्सोल्यूट कैलकुलेशन दुनिया कर लेती है, क्या तुम उसको अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हो? रफली देख सकते हो, तुम्हारी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। ये सवाल देखो, स्नेहिल ने 10% के प्रॉफिट पर एक वस्तु बेची, 8% कम दाम पे अगर खरीदता और इतने रुपए में अगर वो बेचता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस आपको बताना है कितना है। सरल सवाल है, इसको करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये आर्टिकल जो है 10% के मुनाफे पर बेचा गया है, ठीक है। 10% के मुनाफे पर बेचा गया है। हैड इट बीन परचेज एट 8% लेस। तो बहुत सिंपल है कि आपने कहा कि आपके पास 100 रुपए की कोई चीज है, आप 110 रुपए में बेच रहे हो, और अगर आप इसको 8% कम में खरीदते तो आप 92 में खरीदते, और अगर आप इसको 92 में खरीदते, राइट, और कह रहा है कि इसको आप 519.2 लेस में बेचते तो भी 10% का मुनाफा होता। आप करो, यहां भी आपका मुनाफा 10% का है, राइट, 10% का मुनाफा यहां भी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वैल्यू अब कितने की है। तो आपको यहां पर 9.2 का इंक्रीज होगा। अगर ये 9.2 का इंक्रीज है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 101.2 हो जाएगी। आप कहोगे भैया कितना अंतर आ गया यार इन दोनों में, ठीक है। तो आप कहोगे इन दोनों में अगर मैं अंतर निकालने जाऊंगा तो 110 से 1.2 यानी 8.8 की कमी आई है। आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। अब क्या ये 8.8 जो वैल्यू है, जो सेलिंग प्राइस में कमी है, वो 519.2 के बराबर है? आप कहोगे ऐसा ही महसूस हो रहा है। आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि किसके बराबर है। 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है किसके बराबर है। कैसे निकालोगे? एनीबडी, राइट? क्या आंसर इसका दिख रहा है? कैलकुलेट नहीं करना है इस वैल्यू को, इसको ध्यान से देखो, सिर्फ यही आंसर हो सकता है। 8 छंग 48, राइट। बाकी सब तो बहुत दूर दूर हैं यार, अत्यंत ही दूर हैं। 5000 के आसपास तो हो ही नहीं सकता। 5000 के आसपास 4100 वैल्यू आती है, 41 आती है, राइट। अच्छा ये 8.8 करना है, कर लो, अब भी वही आंसर है। 8.8 है तो ये 9 के आसपास है। 9 छक 54 होता है, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं तो नहीं हो सकती। 9 पचे 45 तो नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? अगर तुम इसको 5000 मानोगे 4400 तक ही पहुंच पाओगे, यानी 4444400। कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो जो उत्तर आपका आने वाला है वो उत्तर आपका आने वाला है डी ऑप्शन, दैट इज 5900। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। आपको डिवाइड करना है तो कर लो, ऐसा कोई परेशानी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप कहोगे पहले 11 से काटेंगे, फिर हम किसी और से काटेंगे, तो कट लो। 88 यूनिट तुम्हारा 5192 के बराबर है। आप 11 से काटोगे तो यहां 8 मिलेगा, 11 से काट लो, 11 चौके 44, 7, 11 से 70, 11 दूना 22, फिर 8 से काट लो तो 8 पंचे 40, 8 नवा 72, तो आप 100 यूनिट निकालोगे तो 5900 आ जाएगा। बट कैलकुलेशन में वहीं रुक जाना है जहां पर तुम्हें यह दिखे कि बस हो गया काम, अंत तक नहीं निकालना यार। तो थोड़ा सा ऑप्शंस को देख कर रखोगे तो आपको मजा आता रहेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा सभी को? ओके, शैल आई गो अहेड, आगे बढ़े। हिंदी में अलग कहां है? हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। क्या अलग दे रखा है हिंदी में? हाँ, ये लेस होना चाहिए, लेस ना, कम में बेचा जाता, कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी देख लिया करो, हिंदी में दिक्कत हो तो। ऑलराइट, ये देखो, चलो, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया। अगर अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाए और फिर भी 5.5% का लाभ होता हो तो X का मान ज्ञात करें। 16 नंबर का आया हुआ सवाल है, तो ये मत बोल देना कि रिलेवेंट नहीं है, तो बहुत आसान है। ऐसा नहीं लगा के जब एग्जाम में सवाल आता है तो आपको जल्दी लगाना होता है। सॉल्व इट मच क्विकर फास्टर, कैसे इसको करना है, इसलिए सवाल भी हमने यहां पर इंक्लूड किया है। तो सवाल क्या था देखो, ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस थे और दो ऑप्शंस बहुत करीब भी थे, 15.6, 15.4, बट ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। देखो
आप कहोगे कोई भी चीज मेरे पास है 100 की चीज है, इसको हमने 25% का मार्कअप दे दिया तो ये वैल्यू हो गई 125, और आप कह रहे हो कि इसको x 5.5% का मुनाफा हो रहा है। अगर 5.5% का मुनाफा हो रहा है तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस बनने वाला है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, यहां से निकालो, इसका अंतर क्या है 20 से 10.5 कम यानी 19.5, राइट 19.5 आपका कम है ये। अब देखो उत्तर कैसे निकलेगा, आपको ये निकालना है कि 19.5 अपॉन 125 इसका परसेंटेज कितना होगा। जब भी तुम्हारे पास 125 लिखा हो तो इसका लेना देना 1/8 से होता है, 1/125 का लेना देना कुछ भी हो 8 से होगा। तो हम दशमलव भूल जाएंगे, दशमलव कहां लगाना है, बट मुझे पता है इसका लेना देना 8 से होता है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है ये 20 माइनस 0.5 है इंटू 8, तो ये हो गया तुम्हारा 160 माइनस 4 कितना मिला 156। अब तुम दशमलव की फिक्र मत करो, अगर हमने दशमलव का ख्याल रखा होता तो दशमलव सही जगह आता, आंसर क्या होगा बी 15.6। तो सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। बट कैसे कैलकुलेशन करनी है इंपॉर्टेंट है। डेसिमल मैंने कहा छोड़ दो, समझ में आया क्यों बोला छोड़ दो डेसिमल, क्योंकि 125 जब भी देखो 1/0.125 अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये 8 के बराबर होता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास 1/125 भी लिखा हुआ है तो उसका लेना देना क्या होगा, आप कहोगे 8/1000 हो जाएगा, बट 8 रहेगा ना, और 1000 क्या करेगा डेसिमल को लेफ्ट राइट करेगा बस। तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड यूज किया बस कि डिजिट क्या आएगी 8 आएगी, 8 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे आंसर में 156 दिख रहा है। तो मेरा आंसर जो भी होगा उसमें डिजिट 1 5 6 दिखनी चाहिए, और 1 5 6 यही दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 8 कैसे सोचे, परसेंटेज पढ़ा है तुमने कि नहीं पढ़ा है। जब तुम पढ़ते हो कि 12.5% 1/8 होता है, 12.5% 1/8 होता है, उसका क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है ना कि 12.5 और 8 का गुणा 100% होता है। तो अगर 12.5 और 8 का गुणा 100% होता है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ यही। और नहीं पता है तो जान लो, 1000/125 8 होता है, तो 1/125 निकालोगे तो क्या होगा 8 होगा इंटू 10 की पावर माइनस में कुछ होगा, डेसिमल को वो इंपैक्ट करेगा, बट जो न्यूमरल है वो 8 ही है। तो 1/125 कहीं भी दिखे उसका लेना देना 8 होता है। सवाल देखो, अब ये नोट्स किसी को दिखाना मत, वो कहेगा ये मास्टर को कुछ नहीं आता है, देखो 156 आंसर लाके 15 लगा रहा है। बाहर की दुनिया के लिए नहीं है सब सॉल्यूशंस, तुम्हारे लिए है बस, है ना, समझ में आया कि नहीं। आगे देखो ये सवाल, रिचा ने 2 वस्तुएं इतने इतने में खरीदी और इतने इतने के लाभ पर बेची, तो बताओ उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होने वाला है। 2 चीजें जो हैं उनके जो दाम हैं वो 10,591 और 6,052 रुपए हैं। ये तुम्हारा गया है 7% के मुनाफे पे, ये गया है 12.4% के मुनाफे पे। आप एक चीज ध्यान से देखो कि जो ये प्राइसेस है इसका रेशियो क्या है। आप कहोगे यहां 91 यहां 52 दिख रहा है, 13 से कट सकता है, ठीक है 13, लेकिन मैं कहूंगा उसके पहले क्या, उसके पहले यहां देखो 60 है और यहां वैल्यू आपकी 105 है, कौन सा नंबर दोनों को काट सकता है, आप कहोगे 15। तो क्या हम 15 और 13 से दोनों को काट दें तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 7 और 13 7 91, राइट, तो 7 बार हो गया, 7:4 बन गया। तो ये रेशियो जो है इन दोनों का 7:4 है। अब इनका मुझे एवरेज निकालना है नेट। आप कहोगे अगर 7% को ही मैं मान लूं कि मेरा एवरेज है तो 7%, तो ये हो गया प्लस डेविएशन देखना पड़ेगा हमें। आप कहोगे ये तो 0 डेविएशन देगा, ये डेविएशन कितना दे रहा है, आप कहोगे 5.4 दे रहा है और वो भी 4 यूनिट है, तो 5.4 इंटू 4 लिखो, डिवाइडेड बाई कितने टोटल लोग हैं 11 लोगों में बांट दो, ये आपका उत्तर दे देगा। रफली आपका जो आंसर आना है यहां से निकल जाएगा, आप ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कहोगे इस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 चौके 20, 4 चौके 16, 21.6/11, 7% आपको दिख रहा है। 2 से थोड़ा कम है, 2 से थोड़ा कम है तो आपका आंसर क्या होगा, 9 से थोड़ा कम होगा, पी आंसर 9 से थोड़ा कम होगा। नो नीड टू कैलकुलेट एग्जैक्टली, अगेन आई एम सेइंग राइट, जस्ट रफली गो एड विद दिस। इतना भी सवाल में नहीं करने का था यार, सीरियसली। बताएं कैसे, जब आप औसत, आपने थोड़ा बहुत भी मेरे से फॉलो किया है तो आपको मालूम है कि 2 संख्याओं का जो औसत होता है ये 7 है और ये 4 है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना मालूम है कि जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा। घर में भी आपने देखा होगा, घर में देखा है कि नहीं देखा है कि मम्मी पापा में दोनों का प्रभाव बराबर नहीं है घर की डिसीजन मेकिंग में।
किसी घर में मम्मी का ज्यादा होता है, किसी घर में पापा का ज्यादा होता है। तो यहां पर जब इसकी प्राइस ज्यादा है तो इसका प्रभाव ज्यादा होता है घर के हर फैसलों में। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये वैल्यू 7% है और ये वैल्यू आपकी जो है ये 12.4% है। अगर दोनों का प्रभाव बराबर होता तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या होता, दोनों से पूछा जाता। बीच में आपकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं 7 और 12 कितना हुआ 19.4 और 19.4/2 अगर आप करोगे तो ये पक्का 10 से छोटा आएगा। ठीक है, लेकिन भैया ये इसका प्रभाव ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच लेगा और एवरेज को। तो एवरेज 10 से ऑलरेडी कम होता अगर बिल्कुल बीच में होता, बराबर प्रभाव होता, बट इसका प्रभाव ज्यादा है वो दिख रहा है क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है, इसका कम है। तो जिसका प्रभाव ज्यादा है वो तो अपनी तरफ और खींचेगा। तो ये 7% वाला जब इसको अपनी तरफ और खींचेगा तो ये 10 से और कम हो जाएगा। 10 से और कम हो जाएगा तो आंसर क्या है, बी। कुछ नहीं करने का जरूरत था, ये सब रेशियो पेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अपना सेंस चालू रखो। एक रेशियो नहीं निकलता एग्जाम में जल्दी से, अच्छा जी। आपको क्या लगता है जो लोग जल्दी निकाल लेते हैं वो क्या बचपन से सीख के आए थे पेट से? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने भी यही सीखा है। तुम भी सीखो, मैं तो लॉजिक भी समझाता हूं तुमको यार। 52 दिखा, 91 दिखा तो 13 से कटने की संभावना बहुत ज्यादा है। 13 चौके 52, 13 से 91। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इस पार्ट का तो हिसाब कर लिया हमने। अब ये 60 और 105 को देखो जरा ध्यान से। यहां 4 बार गया था 13 चौके 52, तो आप देखो किस नंबर का 4 गुना है, ये 15 का 4 गुना है और 15 का 7 गुना ये भी। तो 7 गुना लेके जाओ, 1513 का दोनों कट गए। तो क्या मुश्किल है इसमें? दिमाग को खोलना पड़ेगा, दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। तो जो नहीं आता है उस पर काम करो। हिंट सवाल में होता है, मैं बार बार यही बोलता हूं, हर सवाल में समाधान है, बस सवाल को देखो। अगर सवाल में समाधान नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो सवाल कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। फिर सवाल में ही समाधान होता है कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। देयर इज इन द क्वेश्चन, जस्ट सी इट प्रॉपरली। जैसे ये कटना कैसे दिख रहा है इसी में, 52 और 91, 60 और 105 दिख रहा है। क्लियर? एक करा ओनली लास्ट डिजिट देख लो। किसकी लास्ट डिजिट भैया? कहां पहुंच गए तुम लास्ट डिजिट में? सर ये डिवाइड हो रहा है क्या 11 से? नहीं, तो लास्ट डिजिट कहां से देख रहे हो तुम? क्या चल रहा है जीवन में? किसकी लास्ट डिजिट देख रहे हो? अच्छा, इसका बोल रहे हो क्या, डिवाइड करने वाला? हाँ फिर सही है, फिर मैं आपको नहीं डांटूंगा। ठीक है, लास्ट डिजिट मत बोलो, फिर लास्ट 2 डिजिट बोलो यार। पूरी बात नहीं बोलोगे तो गाली भी खा जाओगे, डांट भी खा जाओगे मेरी। ठीक है, गाली का मतलब वो वाली गाली नहीं, ट्रेडिशनल। ऐसे ही डांट को ही गाली बोल देते हैं कई बार, जैसे मम्मी लोग नहीं गाली देती, चलता है उतना, है ना। देखो डेविएशन तुम समझोगे एवरेज के टॉपिक में, तो अभी उसके लिए परेशान ना हो। ये देखो, अमित ने 7,000 रुपए में एक वस्तु बेची और उसे कुछ हानि हुई। यदि उसने इसे इतने में बेचा होता तो उसका लाभ उसे हुई हानि की धनराशि का 3/4 होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? CHL 2019 का सवाल है, 20 अक्टूबर शिफ्ट 2 में आया हुआ। चलो करो इस सवाल को। क्विक प्लीज, सवाल बताओ इसका। $12.4% कहां से आया? देखो अब तुम कहां से आए हो पहले ये बताओ। तुम सवालिया पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सवालिया में लिखा है 12.4% और कह रहे हो कहां से आया? अभी नींद से उठे हो क्या तुम? नहाए तो बिल्कुल नहीं हो, तुम फ्रेश भी नहीं हुए हो। वो मुंह उठाए ऐसे निकले हो चादर से और सीधे सवाल में आ गए हो। 12.4% कहां से आया? ठीक है, सवालिया पढ़ लो भैया। कई बार लगता है नर्सरी के बच्चे आ गए मेरी क्लास में, लगता ही नहीं कि मेंस के बच्चे हैं। ऐसा मत करो, उन्हें नर्सरी में भेज दूंगा मैं तुमको। हाँ 88 दो, देखो क्या करना है। 7,000 में बेचा, अब कह रहा है इतने में बेचा होता तो उसका लाभ उसकी हुई हानि की धनराशि का 3/4 होता। कुछ नहीं है सवाल में, 8,750 इधर है, ये है आपका SP2 और यहां पर 7,000 है, वो तुम्हारा क्या है SP1 है ना, है। यहां तुम्हारा कहीं बीच में CP है। अब कह रहा है कि भैया यहां जो प्रॉफिट हुआ है ना, यहां के लॉस का 3/4 है।
इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात ये है, अगर इसको 4 मान लूं इस दूरी को, तो ये दूरी कितनी है? 3 है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि दोनों के बीच का कुल अंतर जो 7 यूनिट है वो 1750 के बराबर है। अब क्या होगा? दिख रहा है 250, 25 इंटू 7 होता है 175, तो 1 यूनिट 250 हो गया तुम्हारा। अब 1 यूनिट अगर 250 हो गया तो जरा बताओ 4 यूनिट कितना होगा? 4 यूनिट कितना होगा? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? देखो मैंने कहा कि इसका 3/4 लाभ है, तो 3 और 4 7 यूनिट 1750 के बराबर हो गया। तो मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये वैल्यू इतनी होगी 250। अब सीपी अगर आप निकालते हो तो इसमें क्या करोगे? 1000 जोड़ दोगे तो ये वैल्यू 8000 हो गए। अब 10% का उसको लाभ लेना है इस वैल्यू पे, 10% बढ़ा दो तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? 8800। आपका आंसर क्या हो गया? सी, 8800। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? चलो अच्छी बात है। मिश्रा जी ने 1320 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 16% के हानि पर और अन्य को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। मिश्रा जी से कहानी आ गई, मिश्रा लिखा हुआ। मैं जब अपनी नौकरी कर रहा था, अक्सर आप पता है जब सरकारी नौकरी में आप जाओगे तो आपको वहां मालूम यह चलेगा कि आपका नाम है ही नहीं है, आपका वहां सिर्फ सरनेम है। ठीक है, पता नहीं अभी का कल्चर क्या है। तो वहां क्या हुआ, मैं मिश्रा जी हो गया। मेरा नाम ही फर्स्ट नेम मिडिल नेम गायब, कोई रेलेवेंस ही नहीं, मिश्रा जी। तो 2 वर्षों तक लोगों ने मुझे सिर्फ मिश्रा जी बुलाया। जब मैं घर पे आया तो मुझे मेरे नाम से लोग बुलाते तो मैं बोलता ही नहीं था, क्योंकि मेरी आदत पड़ चुकी थी मिश्रा जी सुनने की। और कोई पिताजी को मेरे बुलाता था मिश्रा जी तो मैं कहता था बोलिए। समझे? कॉर्पोरेट में कम से कम ये नहीं है। कॉर्पोरेट में फायदा ये होता है कि वहां यूजुअली लोग फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो भैया नाम का कुछ महत्व है ना, सरनेम ही चल रहा है। वहां कंपनी में अगर 2 मिश्रा जी होंगे तो दोनों का नाम मिश्रा जी, अलग अलग नहीं होता है, सब मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी, ठाकुर जी, यही सब चलता है वहां, चौधरी जी। सी ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने 2 वस्तुओं को 1320 यानी ये टोटल अमाउंट है जिसमें खरीदा है, एक को इतने पे लॉस पे और दूसरे को इतने पे प्रॉफिट पे बेचा, तो बहुत सिंपल होता है। ये सेलिंग प्राइस है, एक को आप 16% का प्रॉफिट दे रहे हो और एक को आप 16% लॉस दे रहे हो, कुल मिला के एक ही वैल्यू आपको मिल रही है। तो ये कब हो सकता है? जब आप कहोगे CP1 मेरे पास ये है, मान लिया CP1 है और ये मेरे पास CP2 है। तो CP1 और CP2 का अगर मैं रेशियो लिखने जाऊं सर श्रीमान, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये बहुत सिंपल है। एक वैल्यू आपकी बनेगी 100 - 16 और एक वैल्यू बनेगी आपकी 100 + 16, और आपका जो रेशियो अल्टीमेटली बनने वाला है वो बनने वाला है 84/116। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपकी ये वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है। इसमें कोई शंका और संभावना, आपको मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट नॉट? CP1/CP2 विल बी इक्वल टू दिस। अब मैं आगे से क्या कहता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा इस एक्सप्रेशन को यूज करना। अब CP1 कौन सा है, CP2 कौन सा है, इससे भी आपको मतलब नहीं। 2 कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो ही निकालना है आपको। एक कम होगा एक ज्यादा होगा, एक 100 - 16 होगा, एक 100 + 16 होगा। रख के सवाल को आप फटाक से रेशियो लिख दो। जब आपने रेशियो लिख दिया, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो, चाहो तो ना करो, दोनों चलेगा। इन दोनों का सम कितना है? 200। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 1320। आपसे पूछा गया है कि इनके क्रय मूल्यों के बीच का अंतर क्या है, यानी आपको इनका डिफरेंस पूछा गया है जो कि 32 यूनिट का है। आपको 32 यूनिट कैलकुलेट करने का है। इस वैल्यू से 200 मालूम है, 32 निकालना है आपको। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूं तो क्या ये वैल्यू 6.6 है? यस। तो 32 यूनिट क्या होगा? इसका 6.6 गुना 32 इंटू 6 अगर आप निकालते हो तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा सिंपली 192। तो ये वैल्यू हो गई 192, 6 गुना, फिर 0.6 गुना कितना हो गया? 19.2 टाइम्स। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 211.2 और आपका आंसर हो जाएगा सी, 211.2। हाँ, जो पूछा है वही तो निकाल रहे हैं, लेकिन पहले यूज करना पड़ेगा आपको कि CP कितना है 1320,
तो दोनों का जो रेशियो आया उसका सम करोगे तो 1320 से आपकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ? 211.2 आपका उत्तर हो गया, सी ऑप्शन। रेशियो निकालो, आंसर निकालो। अगला सवाल देखो। 24,890 रुपए में 131 पुस्तकें बेचकर रोहित ने इतने % की हानि उठाई। अगर उसको 7% का प्रॉफिट कमाना है तो इतने रुपए में कितना किताब बेच दे। कुछ नहीं करना है सवाल में, मेहनत है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता है। मेहनत है, आपको इन कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, करिए प्लीज। कह रहे आप जिन हैं? कौन से जिन भैया? ठीक है, कौन से जिन? वो जो बोतल में बंद रहता है वो वाला? उसकी स्पेलिंग ये होती है, कुछ और होती है? 97, गुड क्वेश्चन। डी ऑप्शन। चलो देखते हैं क्या है। देखो, इतने की हानि उठाई, पहले तो छोड़ दो इसको। आप बताओ 24,890 में अगर 131 चीजें बेची गई हैं तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना, एक का कितना होगा? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिवाइड करो और डिवाइड करके सेलिंग प्राइस निकालो। तो आप कहोगे जरा इसको डिवाइड करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो जरा एक बात बताओ मुझे, ये जीरो तो अंत में है तो जाहिर सी बात है इसका कोई भी मल्टीपल अगर जीरो में एंड करेगा और नंबर जो भी हमें कैलकुलेट करना है जब जीरो में एंड करने वाला है तो जो भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है उसके अंत में मल्टीपल जीरो आएगा ही आएगा। अब ये जो नंबर है 2489, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 131 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि जितने भी टाइम्स जाएगा अंत में 9 होगा कि नहीं होगा? तो मैं जरा एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि इसका अंत में अगर 9 होना है और जाहिर सी बात है मुझे 20 गुना से कम है तो 19 गुना होगा। आप अगर डिवाइड ना करना चाहो तो आप सीधे लिख सकते हो कि 190 आएगा, डिवाइड करके 190 आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई टू वेरीफाई। मैंने आपको समझाया कि देखो जीरो जो आएगा वो तो ठीक है, ये जीरो डायरेक्ट मल्टीपल इसका जो भी जीरो अंत में देगा उसके अंत में जीरो होना चाहिए। कितनी बार जाएगा उसके अंत में जीरो होना चाहिए। फिर मुझे यहां 9 चाहिए और ये 20 गुना से कम है और अंत में 9 चाहिए तो मुझे 19 गुना जाना है। तो ये आंसर 190 होगा डिवाइड करके। तो ये वैल्यू आपकी 190 आने वाली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड मल्टीप्लाई एंड सी, वही आएगा, राइट? सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 190 है। अब एक बात बताओ मुझे कि सेलिंग प्राइस 190 आई लेकिन अभी आपका उत्तर नहीं आया है क्योंकि ये 36.67% दिया हुआ है श्रीमान, ये लॉस हुआ है। तो आप कहोगे कि जो चीज है कॉस्ट प्राइस अगर मुझे निकालनी तो पहले तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको कि 63.33% जो मेरा है ये वैल्यू मेरी 190 के बराबर है, तब हमारा सीपी निकलेगा। और आप खुद ध्यान से देखो ये लगभग 3 गुना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% मिलता हुआ दिखेगा 300 रुपया। आप कहोगे ये एग्जैक्टली 3 तो नहीं आएगा, देखो ऐसा ही एग्जैक्टली 3 ही लेके चलना पड़ेगा आपको। सवाल उसी को सोच के बनाया गया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप बैठ के उसको 299.9999 लिख रहे हो, नहीं। तो 300 रुपए आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया तुम्हारा सीपी। सीपी जब 300 आ गया तो कह रहा है 7% का मुनाफा देना है। तो एसपी जो आपका होगा नया वो क्या होगा? 300 प्लस 7% ऑफ 300, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 321। अब क्या करना है तुमको? 31137 को आपको 321 से डिवाइड करना है। यूनिट डिजिट वाले खुश हो सकते हैं क्योंकि यहां पर आप यूनिट डिजिट देख सकते हो कि 97 करेक्ट है, क्योंकि यहां आंसर क्या है? इंटीजर ही आने वाला है। यहां आंसर क्या आने वाला है? इंटीजर ही आने वाला है और आप इसको सीधा सॉल्व करके ये आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? मेक सेंस? यस। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डिवाइड ऑल्सो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द वे हियर। लेकिन अगर दो ऑप्शन में लेट से 87, मान ली एक आंसर और होता उसमें 87 है, 87 लिखा होता तो इसमें मुश्किल ही नहीं है। आपको पता है ये वैल्यू जो है 9 गुने से ज्यादा है, 9 गुने से ज्यादा है और अंत में 7 है, तो व्हाट विल बी आंसर? 97 ही होगा। तो आसान है, देख के आप बता सकते हो कि उत्तर आपका 97 है। एक कह रहा 20 प्लस 16.67% लिख लो, जरूरत नहीं है, लिखने को लिख सकते हो, क्या जरूरत है उसकी लिखने की? आप सीधा देखो ना कि ये इतना परसेंट है और इसका ये 3 गुना है, दिख रहा है? Not required. It's such not required to write in the fractions. No. Directly देख सकते हो, ठीक है? क्लियर है नॉट? अगर आप उसको 20 प्लस 16.67 लिखते हो तो फर्जी में थोड़ा टाइम ही जाएगा तुम्हारा। 1/5 प्लस 1/6, फिर यू विल टेक एलसीएम,
नीड नहीं है। बट परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस आर नथिंग बट जुड़वा भाई। तो ये अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो, गुड थिंग। यू इवैल्यूएट कि क्या काम कर रहा है, क्या फायदा है कुछ की नहीं है। कुछ खास फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है, सीधा तो मिल रहा है इससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे मालूम था कि ये लिखने से सीधा कट जाएगा, नहीं। आई थॉट कि मैं इसको लिखूंगा, क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो कर लूंगा, यहां कर लूंगा, क्या दिक्कत है। 60% प्लस क्या है, 1/30, उससे कर लूंगा मैं, ओके। बट यहां कट गया, सीधा ही कट गया। ये देखो, एक आदमी ने 60 पुस्तकें खरीदी, इसका मूल्य दिया हुआ है 50 पुस्तकें, उसने 4% के लॉस से बेच दिया। पूरे लेन देन में 5% का प्रॉफिट हुआ उसको, नहीं 5% का प्रॉफिट लेना है उसको। तो बाकी पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। CHSL 20 अक्टूबर शिफ्ट 3 2019 का सवाल है, जरा इसको करके बताओ इसका उत्तर क्या है। कैसे लगेगा ये सवाल, एलिगेशन। मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज एलिगेशन। लगाओ। 60 पुस्तकें खरीदी जिसका मूल्य 60 रुपए प्रति पुस्तक है। उन पुस्तकों में से 50 पुस्तकें उनके 4% हानि पर बेच दी। पूरे लेन देन में 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। कैसे करोगे, आप कहोगे 60 में से 50 चला गया 4% पे, तो 10 किसी और रेट पे गया, तो इसका जो रेशियो है वो है 5:1। आप करो ये चीज गई है 4% के मुनाफे पे, इसके साथ क्या करें कि ओवरऑल 5% का मुनाफा हो। यही चाहिए ना तुमको। और ये 4% प्रॉफिट नहीं है, नुकसान है। आप कहोगे क्या करने का, कोई मुश्किल नहीं है। 5% नेट आपको लेके आना है, ध्यान से देखना। तो ये आपका ओवरऑल औसत बनने वाला है। तो आप कहोगे इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं कंप्यूट करूं, तो आप कहोगे सिंपल सी बात देखो ये है कि नेट अगर 5% का मुनाफा लाना है मुझे, नेट अगर 5% का मुनाफा मुझे लाना है, ये तो सवाल है कि 5% का मुनाफा लेके आओ नेट। तो कैसे करेंगे इसको, आप डेविएशन से भी कर सकते हो कि नेट मेरा 5% किस प्रकार से आएगा, ठीक है, डेविएशन से भी कर सकते हो, राइट। और हम इसको एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, आप ऐसे समझो कि 6 लोग हैं और उन पर अगर 5% मिल रहा है, तो मुझे नेट कितना चाहिए, 30% चाहिए ना। यहां से आ रहा है -20, और नेट अगर 30 लाना है तो ये 50% बने टोटल, तब बात बनेगी 1 × 50 50 -20 30 बन जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, 50%। ठीक, कुछ नहीं सवाल में ऐसा, 50% बोल दो ऐसे ही। एक मेथड होता है स्ट्रेट एलिगेशन का, उसको भी आप लगा सकते हो कि -4%, यहां आपका x% है, यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है, 5:1 है। आप कहोगे यहां पर इन जो ओवरऑल अगर हम देखें इसको, यहां +5% लेके आना है, तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर क्या है, 9% का है। एक यूनिट अगर 9% है तो 5 यूनिट कितना होगा, 45% होगी। और ये जो दिशा है ये -4 से, जाहिर सी बात है बढ़ने वाली दिशा है, क्योंकि -4 से +5, ये वैल्यू +5 से बड़ी होगी, तो 45 इसमें जोड़ दो, तो ये वैल्यू हो गई 50%। यहां से भी आंसर आ गया। वट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू विल गेट द आंसर इजिली। सवाल देखिए वाला, कह रहा है कि अमित ने 48 वस्तुएं इतने में बेची और उसे 10% का लॉस हुआ। 12% का लाभ कमाने के लिए 2408 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। समय दे रहा हूं, लगा के बताओ। वैसा ही सवाल है जो अभी करके आओ, बट तेजी से लगाना है। तेजी से लगा के इसका उत्तर बताओ कितना होगा। कहां 500 होगा, 500 किसमें 500%? ऐसा मत बोलो यार। करो ये सवाल करो। अमित ने 48 वस्तुएं 2160 रुपए में बेची और उसे 10% की हानि हुई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2408 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, 43। तो ये सवाल मैं कर ही नहीं रहा हूं, आप खुद सॉल्व करोगे, कुछ है नहीं सवाल में। ओके, नथिंग कॉम्प्लेक्स इज देयर इन दिस क्वेश्चन, सो यू ऑल डू इट ऑन योर ओन। होमवर्क है तुम्हारा ये सवाल करो।
10% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? 10% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ अर्जित करना है तो बताना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ठीक है, देखो कितने लोगों को ये पता है सीपी बटा एमपी अगर हम लिखते हैं तो यहां वैल्यू आती है 100 माइनस डी और यहां आता है आपका 100 प्लस पी आता है। अब 100 माइनस डी अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 90 और अगर 100 प्लस पी लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 115। क्लियर? तो सीपी बटा एमपी अगर हम लिखते हैं यहां पर तो ये वैल्यू आप अगर थोड़ा सा मेहनत करके डिवाइड करोगे या ना करो कोई दिक्कत नहीं है तो आप कहोगे ये वैल्यू 25 ज्यादा है कि नहीं, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 25/90 फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई कि कितना परसेंटेज के इक्विवेलेंट ये वैल्यू आपकी होने वाली है और आपको दिख गया कि आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। क्यों? 1/9 क्या होता है? 1/90 क्या होगा? 1.11 होगा। तो 25 में 1.11 जोड़ दो, 25 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा तुम्हारा? 27.5। उसी के आसपास आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, यू नीड नॉट डिवाइड आउट डू एनीथिंग। मैं कह रहा हूं 1/90 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है, परसेंटेज इक्विवेलेंट 1.11%। 25 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो 25 और 2.5 बन गया, एक तरह 27.5 आ गया। इसी के आसपास मेरा आंसर है। आंसर क्या है? सी। क्योंकि ऑप्शंस में ठीक ठाक गैप है, हमें डिवाइड करने की नीड नहीं है। यू कैन इजीली सॉल्व दिस। आप कहोगे मान लिया ऐसा ऑप्शन आ गया कि हमें एग्जैक्टली निकालना ही पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो डिवाइड कर लो, कौन सा कमाल करना है आपको। आपका जो परसेंटेज होगा वो बनेगा 250/9%। 9 से डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18, 7 25, 9 7 63 और बचा 7, 7/9% आपका आंसर हो गया। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट आल्सो। ठीक है, विदाउट एनी चैलेंज यू कैन गेट इट, विदाउट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। ये तो ऑप्शन बहुत ही फर्जी था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, है ना। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे ऑप्शंस में तो ऑप्शन दो तरह के हैं, एक 30% के ऊपर है 3 ऑप्शंस और एक ही ऑप्शन 30% के नीचे है। 30% कब आता है बताओ मुझे? 30% वैल्यू लाने के लिए आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये 9 तिरिक 27 होता है, यानी 30% से कम है। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फॉर्मूला कहां से आता है, इसका क्या मतलब हुआ? आपने फॉर्मूला यूज किया कभी कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, प्री की तैयारी की है तुमने? कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। यूट्यूब पर एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कई बार यार, ऐसी बातें मत किया करो। करें क्या फिर से? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। देखो आप लोगों को अगर ये लगता है कि मुझे नहीं आता है, टीचर को चेक करो कि इसको आता है कि रट के बैठा है। ठीक है, तो ठीक है दिखा देता हूं उसके लिए कि तुम्हें लगे कि मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, तो देखो यहां पर तुमने D% का डिस्काउंट दिया, यहां तुमने P% का प्रॉफिट किया। एक ही बात है, यहां से यहां होगे, यहां से यहां होगे। अब SP की वैल्यू दो तरीके से आप लिख सकते हो, CP × 1 + P% और MP × 1 - D%। एक ही बात है, दोनों से SP मिल रहा है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो CP बटे MP बराबर क्या हो गया तुम्हारा? 1 - D% बटे 1 + P%। इसी में D/100 कर दो इसको, 100 - D अपॉन 100 + P। लो हो गया तुम्हारा प्रूफ। खुश? खुश हो गया? हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया करो घर पे जाके। ये सब फॉर्मूले कुछ कमाल के नहीं होते हैं, जो एक्सप्रेशन है उनको जनरलाइज करके फॉर्मूला बन जाता है, खुद ही लिख लोगे तुम। देखो पीयूष ने एक वस्तु को 14/6/11% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 530 रुपए और कम में खरीदता तो 520 रुपए और ज्यादा में बेचता तो लाभ 25% होता। तो एक वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य कितना है बताओ? ट्राई करो सवाल। ओके करते हैं। इतने प्रॉफिट परसेंटेज में बेचा है और इतने रुपए कम में खरीदे और इतने रुपए और ज्यादा में बेचे तो लाभ 25% हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो सवाल है बढ़िया सवाल है, अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रॉफिट है इसको जरा कैलकुलेट करो, 14 × 11 करो आप, तो कितना बनेगा आपका? 154। और 154 और 6 करोगे तो 160 बनेगा। तो बेसिकली ये जो परसेंटेज दिया है वो 160/11% आपको दिया होगा। क्लियर है?
दिस इज व्हाट द वैल्यू इज, इनिशियल जो वैल्यू आपको दी हुई है वो इतनी है। अब देखो शुरुआत की जो कहानी है आपकी वो ये है, हम अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 16/110 आ जाएगा, 16/110 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा है, ये चीज अगर 110 में जा रही है तो इस पे 16 का मुनाफा आप करोगे तो कुल मिला के 126 रुपए में आप इसको बेचोगे। ये रेशियो के फॉर्मेट में इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं। अब कह रहा है उसको वो 530 रुपए कम में खरीदे और 520 रुपए ज्यादा में अगर बेचे तो उसका लाभ कितना होगा, 25% होगा। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो सिनेरियो है वहां अगर 25% का लाभ हो रहा है तो एक तरह से 4 यूनिट 5 यूनिट बनने वाली है। 4 यूनिट क्या होने वाली है, 5 यूनिट बनने वाली है। ये आपका सिनेरियो होने वाला है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कैसे इन दोनों जानकारियों को आप रिलेट करोगे, किस प्रकार से, यह आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, तभी बात बनेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपकी बात बनने वाली है। तो अब देखो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर आपको x लाना पड़ेगा, राइट, या फिर आप कोई और मेथड यूज करोगे, बट x ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है x लाने में, क्योंकि हमें यहां पर दोनों रेशियोज को रिलेट करना है। तो वी कैन से x, ये वैल्यू आपकी हो गई एक तरह से 16x, उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर आपने कहा कि मैं 520 कम करने जा रहा हूं और यहां पर मैं 520 बढ़ाने जा रहा हूं। फिर मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम इसमें रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये चीज किस प्रकार से जल्दी हो सकती है। क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जिसको आप बोलते हो वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, वो इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है कि अगर हम लिखेंगे 110x माइनस 520 डिवाइडेड बाई 126x प्लस 520, इसका जो रेशियो है वो 4/5 के बराबर है। ठीक है, तो उसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन जब आप लिखते हो तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो या तो आप x से सॉल्व करोगे या फिर ऐसे लिखोगे। आप कहोगे कि मेरा CP और SP का जो रेशियो है वो ये है, ये मेरा CP है, ये मेरा SP है, अभी ये है। फिर आपने यहां पर 520 की कमी कर दी, 530 की कमी की है ना, कितना किया है, 530 रुपए कम किया इसको, और यहां पर आपने 520 की बढ़ोतरी कर दी। तो जो नया CP और SP का रेशियो है वो 4:5 बन गया एक तरह से। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका देखिए सर, ये होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू कितनी बनेगी तुम्हारी 504 और ये बनी 550। ठीक, ये 550 हो गया और यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 504। इन दोनों का जो अंतर है ये है आपका 46, 550 माइनस 504 हो गया आपका 46। अब यहां पर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, 4 इंटू 520, और जब दोनों में अपोजिट साइन होते हैं, जैसे यहां एक माइनस एक प्लस है, दोनों अल्टीमेटली जुड़ेंगे, और 5 इंटू 530, आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है, 46 यूनिट इसके बराबर है। प्रारंभिक आपको लागत मूल्य निकालनी है तो आपको 110 यूनिट्स निकालना है, आपको जो वैल्यू आएगी उसको 110 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप अगर इस प्रश्न में मुझसे शुरुआत में ही पूछते कि भैया मेरे को क्या मल्टीपल हम यूज कर सकते हैं 11 का, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है 11 है, तो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में ऐसा होगा तो आप फंस जाओगे। अगर 2 ऑप्शन में ऐसा नहीं है देन आप मल्टीपल यूज करके आप अपना उत्तर निकाल सकते हो कि 11 का मल्टीपल मेरा आंसर है। बट सॉल्व करने का तरीका यही है, और आपको सॉल्व करने का तरीका 100% आना चाहिए। तो अब आप कहोगे मेरी जो 46 यूनिट है, इसको मैं जरा ध्यान से लिखता हूं और यहां सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो ये वैल्यू हो गई 2500 और 150, 2650 हो गया। तो ये हो गया आपका 2650 प्लस 2000 और 80, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2080, 4730। 46 यूनिट आपकी इसके बराबर हो गई 4730। क्लियर है सभी को, दिख रहा है कि नहीं? एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 4 इंटू 520 है प्लस 5 इंटू 530 है, और ये वैल्यू मैंने कहा आपका 2080 है, और वो वैल्यू आपकी कितनी है 2650 है, इनको मैंने जोड़ दिया तो ये वैल्यू आपकी हो गई 4730। ठीक है, क्लियर, राइट? मैं समझाता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, सब समझाऊंगा। अब देखिए मेरा सा छोटा सा आपसे प्रश्न है कि भाई 46 यूनिट अगर मेरा इसके बराबर आ गया, 550 माइनस ये जो आपकी वैल्यू लिखी है मैंने, ये इसके बराबर अगर आ गई, ओके, तो ये बताओ कि कैंसिलेशन होगा क्या? और अगर कैंसिलेशन नहीं होगा तो क्या मल्टीपल देख के उत्तर लगाया जा सकता है? मैं इसी धोखे की बात कर रहा हूं कि कई बार इंटीजर ऑप्शन में भी धोखा हो सकता है, अगर एग्जैक्टली आंसर नहीं लिखा उसने, क्योंकि यहां कट नहीं रहा है पूरा, यहां लेकिन आंसर इंटीजर में लिखा है,
तो ये धोखा अगर आप मल्टीपल यूज करोगे, इवन मुझे भी यहां लग रहा था कि हाँ ठीक है शायद मल्टीपल होगा क्योंकि इंटीजर ऑप्शन है, तो इंटीजर ऑप्शन है तो मल्टीपल होना चाहिए, पर देखो मेरे साथ भी धोखा हो गया। तो गलत चीज में कभी भी धोखा हो सकता है, क्योंकि हम ये विश्वास कर रहे हैं कि जो ऑप्शंस लिखे हैं वो करेक्ट लिखे हुए हैं। इसमें जब कटेगा ही नहीं तो आप या तो डेसिमल में आंसर लिखोगे या इंटीजर में लिखोगे, ठीक है। तो कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है 4730/46, अगर मैं करूंगा तो 46 सेकंड में 46 आ जाएगा और ये 130 आ जाएगा। तो आप कहोगे कितनी बार ले जाओगे, तो आप 3 बार भी नहीं जाओगे, 3 बार से थोड़ा कम ही जाओगे, है ना। 3 बार जाओगे तो आगे निकल जाओगे। तो आप 2 बार जाओगे, 46 दूना आपका 92 बनेगा, और 92 के बाद आपके पास यहां 38 मौजूद है। आप कहोगे 8 बार जाएंगे तो 332 और 48 जो है मेरे पास वैल्यू आएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस प्रकार की वैल्यू आपकी आ रही है डेसिमल में 12.8 के आसपास। देखिए क्वेश्चन में अप्रॉक्स लिखने का मतलब नहीं होता कि अप्रॉक्स लिखा जाएगा तभी अप्रॉक्स होता है। ये जो बहुत बड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसको ड्रॉप कर दो। वो तो वेल अंडरस्टूड है कि आपका जो भी आंसर आ रहा है उसके सबसे करीब है, उसी को मार्क करना है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में एग्जामिनर अगर बहुत ही सलीके वाला आदमी होगा तो वो अप्रॉक्स लिख देगा। आशीष जी ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो कि क्वेश्चन में अगर अप्रॉक्स नहीं लिखा है तो आंसर अप्रॉक्स नहीं हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हो आप, यही तो मिथ मुझे तोड़ना है आपका। सर छोड़ दो इस सब चीजों को। मैं एक्चुअली कैट बैकग्राउंड से आता हूं। कैट बैकग्राउंड में इस तरह के क्वेश्चंस डेलिबरेटली बनाए जाते हैं जहां पर वो अप्रॉक्स शब्द का यूज ही नहीं करेंगे और आंसर अप्रॉक्स होगा। इट्स वेल अंडरस्टूड कि आपका जो आंसर है उसके करीब वाले आंसर को मार्क करो, खत्म बात। सीजीएल में इतना कैलकुलेटिव आता है, ये कौन सा सवाल है सचिन बाबू, ऐसी बातें मत किया करो। आपको लग रहा है सीजीएल के बारे में पता ही नहीं और तैयारी करना शुरू कर दिया आपने। बाद में बोलते हैं कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, लेट मी कम बैक टू दिस नाउ। अंडरस्टैंड, इफ यू हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन नाउ कि भाई मेरे को ये जो वैल्यू मेरे सामने निकल के आई। एक बात बताओ, फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो सभी लोगों को एक्सप्लेन करना है कि क्या ये डिवीजन मैंने सही लिखा है। आपका फोकस कैलकुलेशन पे होना चाहिए, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्या ये कैलकुलेशन जो मैंने लिखी है ये सही है? क्या ये 12.8 मैंने जो लिखा है वो सही है? ये गलत है। 12.8 नहीं आएगा ये डिवीजन। डिवीजन में 12.8 आएगा क्या? किसी ने इस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया। कैलकुलेशन पे फोकस करो। मैं कई बार गलत लिखूंगा टू सी कि आर यू अटेंटिव और नॉट, राइट। दिस इज नॉट 12.8 सर, व्हाट इज द वैल्यू? चलो बताओ। आप कहोगे 46 को एक बार ले जाएंगे तो 46 1 और 13 है, ये बात आपकी सही है। तो क्या पहले जीरो लगाओगे? क्या पहले जीरो लगाओगे? यस, जीरो लगा के फिर वो वैल्यू आपकी आएगी। फिर आप कहोगे कि भैया मैं इसको इंटू 2 करूंगा और फिर मैं इसको 8 बार जो भी ले जाना है कम से कम इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 110 इंटू 10.28 के आसपास आपका कैलकुलेशन है जो मुझे कैलकुलेशन करना है। तो ये वैल्यू जो आपको दिखेगी साफ साफ, अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। क्या ये 10.28 है? नहीं। देखो दशमलव कहां लगाना है इसका मैं अभी आपको फंडा समझा रहा हूं। ये सारी गलतियां एग्जाम में लोगों से होती है, मैं आपको भी समझाऊंगा। दशमलव के लिए आपको फिक्र ही नहीं करनी है। देखो हमेशा सेंस बेस्ड मैथ की कैलकुलेशन करो। अगर ये 46 है तो ये 100 गुने से थोड़ा ऊपर है, तो मेरे आंसर में दशमलव यही लगेगा 102.8। ठीक है, तो इसको जरा लिखते हैं 102.8 के आसपास। आप कहोगे इसका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूंगा तो भैया देखो 11,000 तो पूरा का पूरा बनेगा, 11,000 पूरा का पूरा बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 220, और फिर अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 के आसपास आएगा, यानी मेरा आंसर 11,300 के आसपास है। तो ये वैल्यू जो 11,308 आपको यहां निकलती हुई दिख रही है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्या? नहीं। अब ये जितने भी लोग आ रहे हैं 11 का मल्टीपल देख सकते हो ना, सामने होते तो सच बता रहा हूं मैं 1-2 थप्पड़ तो लगा देता। अध्यापक का इतना चलना चाहिए कि वो टीचर स्टूडेंट को पीट दे जहां पर वो देखें फर्जी बात कर रहे हैं। देखो यहां पर 11 के मल्टीपल से उत्तर फिट हो रहा है, खाली फिट हो रहा है, मतलब गलती से सही हो रहा है। मैं इस चीज को बहुत सिंपली ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि अगर तुम्हारा 16/24 16/64 6 और 6 काटने से 1/4 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है, तुक्का है ये। ठीक है, क्योंकि तुम यही काम अगर आगे कहीं करोगे कि कहीं दिया होगा 15/55, तुम कहोगे इसकी वैल्यू 1/5 है, किस्मत बर्बाद हो जाएगी। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, मैं बताता हूं। यहां पर लोगों के साथ धोखा समझाता हूं उनको।
यहां पर 11 का मल्टीपल देखने से ए ऑप्शन तुक्के से करेक्ट हो रहा है। ये मल्टीपल से ऑप्शन मतलब एक बाई चांस ऐसा हो रहा है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मैच कर रही है और वो लकली 11 का मल्टीपल है। और लकली 11 का मल्टीपल होने से आपको लग रहा है कि यहां 11 का मल्टीपल काम कर रहा है। ये इतना बड़ा धोखा है कि तुमने ये करके 1/4 लिख दिया जो कि सही उत्तर से मैच कर गया और तुमको लग रहा है तुमने बिल्कुल सही किया है। अंतर समझो इस चीज को। ये मल्टीपल वाली जो जनरेशन है ना, मेरे को पसंद नहीं है। आपको चीजें सिखाई ही नहीं गई हैं कि कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा। लोगों ने आपको बस दिखा दिया है कि मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। मुझे उसको अंडू करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आपको सीरियसली बता रहा हूं। मैं परेशान हो गया हूं अंडू करते करते लोगों को कि यार वो गलत चीजें मत सीखो, सही से सीखो। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ कोई भी सवाल करो। मल्टीपल मल्टीपल ए, क्योंकि ए ऑप्शन करेक्ट है, शीट में देखा हुआ है उन्होंने, और यहां मल्टीपल काम कर रहा है, लगा दिया। उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। मेंस की तैयारी कर रहे हो सर, सही रास्ते पे चलो। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए क्या तुक्का है, तुम्हें पता होना चाहिए कहां क्या लगना है नहीं लगना है, वरना भावनाओं में बह जाओगे ना एग्जाम में तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ऑलराइट, चलो सवाल देखो। ये एक रिटेलर दवा को क्रय मूल्य से अधिक R% अंकित करता है और R/4% का लाभ प्राप्त करने के लिए R/4% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। क्वेश्चन निकालो। CP MP R% और R/4% माइनस R/4%। आपको बताना है ये R/4% की वैल्यू क्या है। आप कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? आप कहोगे CP और MP का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? 100 प्लस 100 माइनस D होता है यहां। तो 100 माइनस D करोगे तो 100 माइनस R/4 आएगा, और यहां 100 प्लस P होता है तो 100 प्लस R/4 आएगा। और देखो, अगर मार्कअप तुम्हें R% दिया हुआ है तो इफ आप CP को अगर आप 100 मानते हो तो ये वैल्यू क्या होगी? 100 प्लस R होगी। इन दोनों को इक्वेट करके आप R/4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। बट ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व नहीं करना है तो इस सवाल को आप करोगे ऑप्शन से। यूज ऑप्शंस एंड चेक वेयर इट इज हैपनिंग, कहां पर ऐसा हो रहा है। जैसे आपने कहा मैं 60% चेक करूंगा, 60% आप वहां डालोगे, 100 से 160 60% हो गया। अब 60% अगर आपने वहां डाला तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या 15% करने से बात बन रही है, क्या 15% करने से बात बन रही है? तो आप देखोगे नहीं बन रही है, राइट। 50% करने पे ये बात आपकी बन जाएगी। और ये सवाल परसेंटेज में भी किया हुआ है क्या हमने? किया हुआ है, ठीक है। 50% रखने पे बात बन रही है क्योंकि 50% रखने पे ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 50%, ये वैल्यू आपकी हो गई -50%। हुई कि नहीं हुई? और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी? 200%, राइट। 100 लोगे तो आपको यहां कितना मिलेगा? 150। आप यहां अगर 100 ले लो तो ये वैल्यू हो गई 150, ये वैल्यू हो गई 300। 300 से 150 50% लेस होता है। आपको देखो 100 से 300 कितना है? 200% चेंज। तो आसान है सवाल ये, आपका आंसर है डी, 50%। ओके, कौन कह रहा है क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी? देखिए क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। आर विल कैंसिल आउट। कहां से आर कैंसिल आउट हो जाएगा बताइए मुझे भी, कैसे आर कैंसिल आउट हो जाएगा? कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा प्लीज? देखो अगर आप CND लगाओगे ना, CND लगाओगे तो आर आर ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाएगा। ओके, देयर आर मोर स्टेप्स इन्वॉल्व। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने के बाद फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से अगर नहीं बनेगी तो ट्राई करो, कहां नहीं बन रही है। हाँ जी,
तो करने को वैसे सॉल्व कर सकते, इसलिए तो मैंने ये स्टेप लिख दिया कि आप करो, यू जस्ट ट्राई इट आउट एंड सॉल्व इफ यू विश, इफ यू डोंट वांट टू सॉल्व इट यू डू इट थ्रू ऑप्शंस। ओके, तो ट्राई कर लो, देख लेना कि क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ट्राई आउट, व्हाई आई विल ट्राई आउट, कुछ तुम भी करोगे कि नहीं करोगे, कर लेना। अब ये तो बच्चों वाली चीज है भाई, करके देख लो। कुछ लोगों ने बोला क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा तो आर स्क्वायर का टर्म कटना चाहिए, करके देखो कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। चलो अगला सवाल देखो। 830 वस्तुएं बनाती है जिसमें से प्रत्येक का लागत दिया हुआ है। उसने विक्रय मूल्य को इस प्रकार से तय किया है कि अगर वो केवल 700 वस्तुएं बेच दे तो भी उसे 50% का लाभ हो जाएगा। 95 वस्तुएं खराब हो गईं और वह केवल 735 वस्तुएं ही बेचने में सक्षम रही, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा। वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करने की आपको आवश्यकता इस प्रश्न में है। अच्छा सवाल है। R बटे आर स्क्वायर बन रहा है, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये मत बोलना क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है। ठीक है, आर कैंसिल हो रहा है। आपको जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो मैं एक बात बताऊंगा। हाँ नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से, अगर मैं आपके सामने लिखूं कि 200R बराबर आर स्क्वायर है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू तुम कहोगे कि आर से आर कट गया, आर की वैल्यू है 1, और ये गलत हो जाएगा। यहां आर की 2 वैल्यूज हैं, 0 एंड 1। तो जब 200R बराबर आर स्क्वायर लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक है, बस आर कैंसिल हो रहा है तो वो रूट जो 0 है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्वाड्रेटिक है तो भाषा पे बहुत विशेष ध्यान रखो। आप एग्जाम में भाषा से खेल जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें सवाल दे देंगे कि बताओ ये क्या, कौन सी इक्वेशन है, तो कहोगे क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, ऑलराइट। एनीवे, तो जब आप आर कैंसिल आउट करते हो तो एक रूट जो 0 है उसको आप हटा देते हो, बट पिछले केस में ये एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा बिकॉज आर 0 एंड 1 नहीं कहना चाहिए, मुझे 0 एंड 200 बोलना चाहिए। यहां पर वो इसलिए हटा देते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में आर 0 का रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज रेट 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो देखो इसको, सवाल पे आ जाते हैं। प्रत्येक का मूल्य दिया हुआ है आपको। विक्रय मूल्य को इस प्रकार तय किया गया है कि अगर वो केवल 700 सामान को बेच दे तो भी उसे 50% का लाभ होगा। अब एक बात बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? अगर 700 सामान को बेचे तो 50% का अगर उसको मुनाफा हो रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग देखो ये है कि 700 का जो सीपी है, 700 का जो सीपी है, एसपी है, अगर इस पे मुझे 50% का मुनाफा हो रहा है तो क्या ये वैल्यू आप समझ पाओगे कि ये वैल्यू मेरी कुछ इसके बराबर होनी चाहिए? इज इट करेक्ट सिनेरियो दैट आई हैव रिटन और नॉट? कि अगर 700 का सेलिंग प्राइस मैं लिखूं यहां पर तो मुझे 700 के सीपी पर 350 के सीपी का मुनाफा होता हुआ दिखेगा। दैट इज व्हाट द सिनेरियो विल बी। कैन आई से दिस और नॉट? बोलो यस, यस बोलो। ठीक है, देन आई विल टॉक समथिंग एल्स, इन सम अदर वेज आई विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? बोलो यस, तब आगे बढ़ेंगे। 700 का सेलिंग प्राइस अगर ऐसा कुछ बनेगा तभी तो आप बोलोगे कि भैया मेरे को 50% का मुनाफा हो गया, तब भी उसे 50% का लाभ हो, राइट? या एक बात बताओ, फिर थोड़ा दूसरी भाषा में सोचते हैं।
कि मेरा अगर 700 सामान को मैंने बेचा और मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ, ध्यान से देखिएगा, एक सिनेरियो ये था, एक सिनेरियो ये था, इन दोनों में मैं आपको अंतर समझा रहा हूं, राइट? ये जो चीज लिखी है सही नहीं है, जो आप समझ गए तुरंत ही। 50% क्या लिखा है कि केवल 700 बेच दे तो भी 50% का मुनाफा होगा। किस पे? टोटल लागत पे। टोटल लागत उसकी 830 की है, ये गलत है। इसलिए इसको इस तरह से लिखो, 50% ऑफ टोटल का लाभ होगा इसको। मतलब इतना तुमने बेचा तो इसका जो प्रॉफिट है वो 50% ऑफ टोटल है, टोटल जो भी 830 है। लेकिन आप कह रहे हो कि 95 खराब हो जाएगा तो तुम 735 बेचोगे। अच्छा, 35 को और अगर आप बेच रहे हो तो 35 का एसपी कितना होगा? आप कहोगे ये वैल्यू क्या है आपका, 0.5 गुना है कि नहीं है? क्या वैल्यू 0.5 गुना है? 700 से 35 का अगर एसपी मुझे निकालना है तो क्या ये वैल्यू 0.5 गुना है? बोलो हां कि नहीं, यस। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये 1.5 गुना है ऑफ सीपी टोटल, ये 1.5 गुना है सीपी टोटल का। अब अगर आप इसको 0.5 टाइम्स करने के लिए ये निकालोगे तो इधर भी 0.5 टाइम्स होगा, तो 15 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा? 0.75 आएगा ऑफ सीपी टोटल। क्या ये 0.75 आएगा अगर मैं इस प्रकार से इस चीज को लिखने की कोशिश करूं? देखो, इस सवाल में बहुत ही सुंदरता है और इसलिए मैं इस सवाल में थोड़ा सा तुम्हारा समय भी बर्बाद कराऊंगा ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये 0.5 है? क्या ये 0.5 है? नहीं, ये 0.05 गुना है। यहां वैल्यू भी आपकी 0.05 गुना आ जाएगी, तो ये 0.075 आएगा ऑफ सीपी टोटल। अब तुम अगर टोटल 735 सामान बेच रहे हो तो 735 का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1.575 ऑफ सीपी टोटल के बराबर हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब होगा कि जो मुनाफा है वो 57.5% है सीपी टोटल का। अब मैं इसको आपके लिए आसान बनाने जा रहा हूं, इसको आपके लिए आसान बनाने जा रहा हूं सो दैट आपको देखने में सरलता लगे। तो आपका ये आपको समझना है कि जो सीपी टोटल है ये 62 दिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप सीपी टोटल कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारा अल्टीमेट कंपैरिजन बस टोटल बेस पर है। तो क्या हम टोटल बेस को 100 मान लें? आपकी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। तो आप कहोगे 700 का एसपी हम मान लेते हैं, 100 सीपी टोटल अगर है तो ये वैल्यू आपकी 150 के बराबर हो जाएगी। हमने सीपी टोटल को क्या मान लिया? 100 मान लिया, 100 यूनिट्स, 100 रुपीज नहीं, 100 यूनिट्स मान लिया। 830 से कोई मतलब ही नहीं मुझे। अब हम बस ये देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस है उसका 100 यूनिट मान लेते हैं, तो 150 यूनिट में वो बेचेगा 700 को। अब मैं लिखूंगा कि यहां पर 35 का सेलिंग प्राइस मुझे और चाहिए। आपको मालूम है आपने क्या किया है? 0.05 गुना किया है एक तरह से, आप कहोगे। तो 35 का निकाल लो, आप कहोगे 70 का 15 होगा, 35 का 15 का आधा 7.5 होगा। तो टोटल जो वैल्यू आपकी आएगी यहां पर वो कितना आ गई? 157.5 आ गई। 100 के रेस्पेक्ट में कितना मुनाफा है? 57.5% का मुनाफा है। हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या है? आसान बहुत होता है बट लोग अननेसेसरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सवाल बहुत सरल होता है, करना कुछ नहीं होता है, बट पहली बार अगर ये सवाल बच्चों को दे दो 90% लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते, सवाल को फंस जाते हैं, समझ नहीं आता किस तरह से सवाल को करें, लंबा तरीका लगाते हैं, है बहुत छोटा। सी ऑप्शन 57.5% इज आंसर। ये देखो, ₹33.75 की छूट देने के बाद दुकानदार को 19% का लाभ हुआ। यदि यह छूट नहीं दी जाती तो लाभ का प्रतिशत क्या होता? देखो, ये जो छूट दी है आपको रुपए में दी है, मार्क प्राइस में इतने रुपए की छूट दी गई है, तो जो प्रॉफिट है वो 19% का है। क्रय मूल्य आपको लेकिन दिया हुआ है 675। तो आपको बताना है कि ये छूट ना दी जाए तो कितना होगा प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत आसान है। आप एक बात बताओ, अगर ये इतने रुपए है, एमपी से एसपी इतना कम है, तो क्या एसपी से एमपी इतना ही ज्यादा होगा? 33.75 रुपए। आप कहोगे यस।
अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखो और इसको भी ध्यान से देखो। क्या ये वैल्यू 5% है कि नहीं? किसका? सीपी का। यस। यहां से यहां तक आने में मुझे 19% ऑफ सीपी चलना पड़ता है, फिर यहां से यहां आने में मुझे 5% ऑफ सीपी और चलना पड़ता है। इसका टोटल क्या हो गया? 24% ऑफ सीपी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 24% होगा अगर आप एमआरपी पे बेच दो तो। ठीक है, क्लियर? तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हें मालूम है ना 33.75 रुपए की, हम इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे और ये चीज इसके बेस पर कितना है? इसका 10% 67.5 है, ये उसका आधा है, तो 5% सीपी का जुड़ेगा और ये वैल्यू मेरे को मिल गई कितनी है? यहां से यहां तक आने में इस बेस पर ये, इस बेस पर ये, दोनों को जोड़ना है। सक्सेसिव नहीं है। सेम बेस पर अगर कोई चीज है तो सक्सेसिव नहीं होती है, सीधा जुड़ जाती है। जुड़ गई सीधे। ठीक है, ये 19% ऑफ सीपी किस बेस पर है? इस बेस पर है। हमने ये जो एब्सोल्यूट रुपया था इसको इस बेस पर देख लिया, कितना है? 5% ऑफ सीपी। तो यहां से यहां आना है, यहां से यहां जाना है, क्योंकि हमें वही पूछा गया है लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर एमआरपी पे बेच दो, छूट मत दो। तो 19% ऑफ सीपी ये, 5% ऑफ सीपी ये, मिला के कितना हो गया? यहां से 24% ऑफ सीपी, यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ठीक है, क्लियर? और कुछ नहीं है सवाल में। किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। 15 नवंबर का सवाल है, सीजीएल टायर 2 का। कितना बेसिक सवाल है यार, कितना बेसिक सवाल है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है आपको, मार्कअप परसेंटेज आपको दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। तो 100 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 135 और ये 120 हो गया, तो ये 15 का डिस्काउंट हो गया। 15/135 क्या होता है तुम्हारा? 1/9, और 1/9 क्या हो गया तुम्हारा? 11, 1/9%। आंसर क्या है? डी। हो गया सवाल। 20 सवाल हो गया, आज 20 ही करेंगे, टाइम भी हो गया 9:22। ठीक है, अब जो भी इश्यूज हैं आपके बता सकते हो मुझे, क्या समस्याएं हैं तुम्हारी, जीवन की व्यक्त करो। क्लास के बीच में करते हो तो मुझे गुस्सा आती है, क्योंकि देखो ऐसा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, 8 बजे जब आप जुड़ोगे तो वो उस चीज का समय नहीं है कि आप शिकायतें करने लगो कि हाँ ये मेरा नहीं चल रहा। पढ़ो पहले यार बैठ के 1 घंटा, है ना, 1.25 घंटे पढ़ दो, फिर बात करेंगे, मुझे क्या दिक्कत है। बात करो, 10 मिनट बात करो, तुम्हें जो पूछना है पूछो, बताएंगे। मैं भी नहीं चाहता हूं आपको कोई भी समस्या हो। टेक्निकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रायोरिटी है, सॉल्व करेंगे उसको, मैं टीम से बात करूंगा। कल संडे था, कल छुट्टी थी, आज मंडे है, आज मीटिंग होगी, बात करूंगा मैं। लेकिन समय होता है ना एक चीज का, हाँ जी, एक चीज का समय होता है, उस समय पे बात करो। अब सुबह आप आते हो 8 बजे, अगर हम यही सब पढ़ने लगे, देखने लगे, और अगर आपका कमेंट में इग्नोर कर रहा हूं तो समझ लो कि ये चीज जो है बाद में लेना चाहते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप उसका कॉपी पेस्ट करने लगते हो। आपको लगता है मेरी आंखें कमजोर है, मुझे दिखाई नहीं देता है, तो इसको बार बार लिखो, तब शायद ये देखेगा। तो मतलब ये होता है कि मना कर रहे हैं तो भी नहीं मान रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं किया करो प्लीज, है ना। पढ़ते हैं भले 1.25 घंटे यार, फिर बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेट्स टॉक। माई पर्पज इज दैट वाई यू कम टू द क्लास, टू लर्न। लेट्स लर्न, दैट्स द एग्रीमेंट ना, दैट यू विल कम टू द क्लास एंड आई विल टीच, यू विल लर्न। Why do we break the agreement? That you come and you don't want to learn. That's not the right thing. Okay? एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, देखो परसेंटेज खत्म हो गया, परसेंटेज का होमवर्क आपको आज मिल जाएगा, असाइनमेंट। ठीक है, टॉपिक खत्म होने के बाद आपको होमवर्क असाइनमेंट मिलेगा, वो आप सॉल्व करोगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। अगर आपने मेरी बुक खरीद ली है तो अच्छी बात है, या आपका कहीं और से प्रैक्टिस करना तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन मॉक, बस जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी चीजें नहीं करनी है आपको, इतना भी टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, कि आप 100 चीजें कर लो, समेट ही ना पाओ। तो जो क्लास में हो रहा है ये करो, इससे आपके वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा है। देन आपको होमवर्क शीट्स मिलेंगी, वो करना है आपको खुद से। देन अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें स्पेशली रिसेंट टीसीएस वाले सवाल हैं, वो आपको सारे सॉल्व करने हैं, 1 to all।
और मॉक्स, दैट्स इट। अच्छा, अब देखो जिनकी भी वीडियो नहीं चले, अगेन मेरी बात समझो, आप मुझे बोलोगे कि वीडियो नहीं चल रही, प्रॉब्लम मैं बताऊं कहां होता है। वीडियो जो होता है ना, जो आपके डिवाइस होता है ना, जैसे एंड्रॉइड डिवाइस आप यूज करो, हमारा जो कंटेंट होता है वो डीआरएम इंक्रिप्टेड होता है। तो इंक्रिप्शन के इश्यूज कुछ डिवाइसेस पे आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉडल नंबर है। कोई पर्टिकुलर मॉडल नंबर, पर्टिकुलर एंड्रॉइड का वर्जन इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो वो एस्केलेशन, ऐसा नहीं कि वो वीडियो सबके लिए नहीं चल रहा होगा, वो वीडियो आपके लिए नहीं चल रहा होगा, काइंड ऑफ ये इंडिविजुअल इश्यूज है। तो मैं ये कहता हूं कि आप मुझे सिर्फ इशू बताओगे तो मैं उनसे बोलूंगा, तो वो देखेंगे, कहेंगे चल रहा है हमारे एंड पे। तो इसका तरीका देखिए सिंपल सा ये है कि आप इस पे एक टिकट रेस करो, पहले इस पे मेल करो और बोलो कि हमारा नहीं चल रहा है। ठीक, उस टिकट पे जब मेल आएगा आपको, तो आपको एक टिकट नंबर मिलेगा, आपको वापस तुरंत ही मेल आता है कि ये आपका टिकट नंबर है, ये आपकी आइडेंटिटी है। वो टिकट नंबर मुझे दे देना, तब मैं उनसे पूछूंगा कि ये बच्चे ने इशू रेज किया, आपने क्यों नहीं सॉल्व किया। क्योंकि व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप हमारे सिस्टम से इंटीग्रेटेड नहीं है, आपको पता होगा व्हाट्सएप के बारे में, है ना। तो इट सिंपली वो मैसेज आता है, वहां चैट की टीम देखती है, मुझे नहीं पता चलता ना कि उसमें क्या सॉल्व हुआ क्या नहीं हुआ। देयर इज ए प्रोसेस बट इट मे बी मिस्ड ऑल्सो। बट इफ यू मेल हियर, the ticket number is created, then I weekly look into this stats कि कितने टिकट्स का रिस्पॉन्स नहीं गया, कितने टिकट्स रिजॉल्व नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ दैट। एवरी मंडे आई हैव मीटिंग फॉर दिस कि सपोर्ट का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, काइंड ऑफ। तो ये जब आप सिस्टम में क्रिएट करोगे टिकट, देयर इज अकाउंटेबिलिटी विद द टीम, दे हैव टू रिजॉल्व इट ऑन टाइम और कॉल यू एंड टेल यू व्हाई इट इज गेटिंग डिलेड। समझ में आई बात कि नहीं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप चैट करो, लेकिन यहां टिकट जरूर रेस कर देना, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। ठीक है, मैं फिर बात कर लूंगा। ओके, एलजेब्रा वीडियो इज इनकम्प्लीटली रिकॉर्डेड। हर्षवर्धन, वो क्लास बीच में, मैंने कल शाम को भी ये चीज एक्सप्लेन करी थी, वो क्लास बीच में ही बंद हो गई थी, मेरे एंड से ही बंद हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो उतनी ही क्लास हुई है बस, जितना आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग मिला है उतनी ही रिकॉर्डिंग हुई थी बस। तो बाकी आज शाम को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर छूटा है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। एलजेब्रा मार्क्स कितने देने चाहिए? देखिए, मार्क्स कितने देने चाहिए से इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स सही से देने चाहिए। तो आप अपना कंफर्ट पता करो कि कितने मार्क्स दें। देयर इज नो सिंपल prescription, there is no simple prescription for everyone कि इतना दो, नहीं, डिपेंड करता है यार कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आपको यहां क्लास आपने करी, इसका रिवीजन भी करना है। तो डिपेंडिंग ऑन, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस समय जाकर तुरंत ही 7-7 मार्क देने लगो, नहीं, स्टार्ट वेरी स्मॉल विच यू कैन कंटिन्यू। पहले आप 1 मॉक देना शुरू करो वीक में, ठीक, फिर 2 देना शुरू करो, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। फिर इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हो, बट ऐसा कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है कि रोज मॉक देना जरूरी है, नहीं। यू फाइंड योर कंफर्ट। इंपॉर्टेंट यह है कि मॉक देना है, मॉक की एनालिसिस करनी है, उस एनालिसिस करने के बाद जो कमियां हैं उस पर थोड़ा काम करके फिर अगला मॉक देना है। कुछ तो सीख लोगे एक मॉक से, तभी तो दूसरे मॉक में जाओगे। बिना सीखे अगर चले गए तो क्या होगा, वही अनकॉन्शियस रिएक्शन आपका आता रहेगा, होता रहेगा। ओके, समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, फर्स्ट लेक्चर है। देखिए, अगेन अंडरस्टैंड दिस, क्लास में हमें थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करना होता है, समझाना भी होता है, दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ता है। तो आप इन क्लासेस को एक बार क्विकली रिवाइज करिए घर पे। ठीक है, लेट अस से आपको परसेंटेज समझने में दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पर रैमो मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मेरे परसेंटेज के 13 लेक्चर्स हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कोई भी इश्यू है तो वो लेक्चर फॉलो कर डालो, 2x पे लगाओ, देख डालो, फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे वहां से, अगर आपको फंडामेंटल्स में इश्यू आ रहा है तो। ठीक है, तो जहां कमी नजर आ रही है उसी पे काम करना है आपको इस पीरियड में। तो थियरी तो यार यूट्यूब पर पड़ी हुई है मेरी, काफी हद तक पड़ी हुई है, आप उसको यूज करो, अपनी स्पीड से उसको देखो। यहां पर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू आपका इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन अप्रॉक्स से क्या, कौन सा 19 क्या था? नहीं, इसमें कौन सा अप्रोक्सीमेशन किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 5%, एग्जैक्ट 5% है ये। इसको डबल करोगे कितना मिलेगा? 67.5, वो 10% हो गया। 100% कितना? इतना। अप्रोक्सीमेट नहीं है। ओके, क्या करें? पीटी खत्म हो गया, क्या करें? पढ़ो यार। हाँ, जो पीडीएफ देते हैं उसका प्रिंट क्यों नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, सब कर सकते हो। देखो, जो भी प्रॉब्लम है, डाउनलोडिंग वॉलोडिंग नहीं कर पा रहे हो, मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करा दूंगा जिसमें स्टेप्स लिखे होंगे कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्या करना है, तो उससे आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समस्या आपका सॉल्व हो जाएगा। एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें? एनटीपीसी में 3 सब्जेक्ट है। मैथ आप पढ़ ही रहे हो यहां से, तो पढ़िए मैथ्स। मैथ्स में दिक्कत है, अगर आप सीजीएल की मैथ करो तो एनटीपीसी की मैथ में क्या ही दिक्कत आएगा तुमको? नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जीएस आता है और कौन सा सब्जेक्ट है? रीजनिंग है। तो मुझे लगता है ना प्रॉब्लम होगी आपको एनटीपीसी में। ओके, इसमें क्या पंगा है यार? इस सवाल में कुछ नहीं किया मैंने। एक का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, डिवाइड करके 190 आ गया। फिर मैंने कहा कि देखो ऐसा है, ये जो 190 बेचा गया, 190 रुपए में बेचा गया है, ये इतने नुकसान पे बेचा गया है। तो मैंने कहा 100 में से ये घटाओगे तो इतना % ऑफ सीपी पे ये बेचा गया है। 100% निकाला, सीपी आ गया 300 रुपए एक का। नया एसपी क्या है? 300 प्लस 7% ऑफ 300 यानी 321 हो गया। फिर टोटल वैल्यू दी है, उसको 321 से डिवाइड कर दिया, उत्तर आ गया। ओके, देखिए मैं इसको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इनके अलावा जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो बहुत लिमिटेड रखना है अपने आप को। ये मिलेगा आपको क्लास की जो होम शीट्स मिलेंगी वो कर लो, फिर यार एक किताब ले लो और किताब से उसको सॉल्व करो। किताब में आपको कोई कैट की बुक नहीं लेनी है, आपको कैट की बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लेना है? सिंपली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है वही करने हैं, और मेनली आपको टीयर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्लस जो टीसीएस के क्वेश्चन आए। तो 2011 से 2019 तक के टीयर 2 के सवाल, प्लस जो टीसीएस के क्वेश्चंस हैं, जो अभी चाहे वो किसी प्री में पूछे गए या किसी मेंस में पूछे गए, यही करना है आपको, और इन्हीं को बार बार करना है। प्लस जो क्लास में क्वेश्चन होंगे वो आपको करना है। परसेंटेज का जो क्वेश्चन कल शाम को हुआ नहीं, उसका पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ। अमृता देखो, अब रात को मैंने क्लास ली, रात वाली क्लास की पीडीएफ रात में अपलोड नहीं होती है, वो अगले दिन होती है। अब ऑफिस हमारी खुलती है 10 बजे, ठीक है, तो अभी वो लोग अपलोड कर देंगे आपका। देयर इज ए प्रोसेस व्हिच टेक्स अराउंड सम टाइम ना, तो नेक्स्ट वर्किंग डे स्टार्ट के थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे, अभी हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो बाकी अपना ख्याल रखिए, और बाकी जो भी इश्यूज हैं टेक्निकल, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक टिकट रेस कर दो और info@examo.com पे मेल कर दो। मैं अभी आज जाऊंगा, टीम से मेरी मीटिंग होगी, वहां पर मैं आपके जो भी कंसर्न्स हैं उनके सामने रखूंगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको कोई समस्या ना हो। थोड़ी बहुत अगर समस्या आपको कहीं भी आ रही है वीडियो में, धैर्य बना के रखो, उसको सॉल्व करवाएंगे जल्दी से, ठीक है। पर क्लास में जब आओगे 8, सवा 8 बजे, तो एक कमिटमेंट के साथ आना है कि 8 से 9:15, 9:30 पढ़ेंगे। उसके बाद जो बात करनी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, तब पढ़ोगे। कम से कम वो टाइम पढ़ने का होना चाहिए, वहां आके बीच में ऐसे कुछ फालतू कमेंट नहीं करने आपको, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की बात करनी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो एट 8 फॉर अरिथमेटिक। बाकी शाम को हम मिलते ही रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।